राजकुमार और रंग कुमार की शिक्षा संदीपन ऋषि के गुरुकुल से रोचक कहानी बाहर आती है। जब कृष्ण और सुदामा एक साथ जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए भेजे गए। कुल्हाड़ी कृष्ण के हाथ में है जो राजा का बेटा है, और चने सुदामा के पास है जो निर्धन का पुत्र। बरसात हो रही है, दोनों समान रूप से श्रम करते हैं, लेकिन भूख लगने पर सुदामा सारे चने खा जाता है। इस कहानी को राजा और रंग के दृष्टिकोण से देखने के बाद अब इन दो विद्यार्थियों की तत्कालीन विद्यालय में समस्थिति को मूल्यांकित कीजिए। जब इतिहास भेद नहीं करता तो वर्तमान को राजा और रंग के लिए अलग अलग विद्यालय बनाने का अधिकार किसने दिया? एक और कहानी अतीत से ही द्रोणाचार्य ने पहली बार ट्यूशन लेना आरंभ किया, अर्थात धन की आकांक्षा में केवल राजकुमारों के लिए शिक्षा। उसके परिणाम विवेचना योग्य है। द्रोणाचार्य न केवल कर्ण और उस जैसे अनेक मेधावी छात्रों से वंचित हुए, महाभारत महाकाव्य में ही ऐसे शिक्षकों और राजकुमारों का विरोध किया गया। एक श्लोक कहता है कि घर में सुविधा के बीच किए गए अध्ययन से आपको ज्ञानी होने का संभ्रम हो सकता है, तथापि समाज आपको मूर्ख ही मानता रहेगा। आप पित्सान संपन्न सर्वान् वेदान् पीतु गृहे स्वागमान इवाधियाद काम्य इत्येव तम बिंदु। ध्यान से देखो तो आज द्रोणाचार्य ही द्रोणाचार्य है, जो अपने अपने अर्जुनों के लिए जाने कितने एकलव्यों का अंगूठा ही नहीं मांग रहे, कतिपय तो सिर ही मांग करने लगते हैं। द्रौपदी अथवा दुर्योधन को नाहक महाभारत का दोषी माना जाता है, जबकि उस युग के भयावह युद्ध का ठिकरा शिक्षक अर्थात द्रोणाचार्य के सर पर ही फोड़ा जाना चाहिए था। आज क्या यही स्थितियां अधिक विकराल रूप से सामने नहीं आ गई है? कोई विद्यालय ऐसा नहीं जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ाए जा रहे हों। दो तरह के विद्यार्थी हैं, एक वो जो लग्जरी बसों में स्कूल ले जाए जाते हैं और एयर कंडीशन कमरों में आलीशान सुविधाओं को प्राप्त करते हुए अध्ययन करते हैं। दूसरे वे हैं जो मध्यांतर में सड़ी हुई सब्जियों और मक्खियां भिनाती खिचड़ी को खाकर टूटी फूटी मेज कुर्सी या जमीन पर बैठकर ही जोर जोर से पहाड़ा रट रहे हैं। आज जब किसी सुदामा का पिता धृतराष्ट्र के सामने जाकर अपना नैसर्गिक हक मांगता है, तो दुर्योधन से पहले द्रोणाचार्य ही कह देता है कि स्कूल भवन सरकारी अनुदान से बना है, तो क्या हुआ, इसे चलाने में खर्चा लगता है। दुनिया भर की प्राचीन और नवीन पुस्तकें व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा के लिए विद्यार्थियों की ओर आशा से देखती है, लेकिन ऐसी असमानताएं, आपसी संघर्ष और गृह युद्ध जैसे हालात तो पनपा सकती है। सकारात्मक बदलाव संभव ही नहीं। तक्षशिला, शल्य चिकित्सक, जीवक और आधुनिक शिक्षा, विचारधाराओं के मकड़जाल ने हालात यह कर दिए हैं कि आप पुरातन उपलब्धियों की बात करेंगे तो हंसी के पात्र बना दिए जाएंगे। विचार के ठेकेदारों के पास अपने अपने कटाक्ष, किंतु उनसे विवेचना की उम्मीद मत रखिए। एक समय का गौरवशाली तक्षशिला विश्वविद्यालय इस समय पाकिस्तान में तक्षशिला पर केंद्रित अनेक जानकारियों से दो चार हुआ। प्राचीन शास्त्रों, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इस विश्वविद्यालय तथा उसके गौरव की जानकारी प्राप्त होती ही है। साथ ही अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कार्यों को हम मिथक मानकर भुलाने लगे। तक्षशिला के ऐसे ही एक विद्यार्थी जीवक की चर्चा आवश्यक, जिसने कालांतर में भगवान बुद्ध के बौद्ध संघ में चिकित्सा का दायित्व उठाया एवं तथागत का उपचार करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ था।
कतिपय ग्रंथ जीवक को वैशाली की चर्चित नगर वधु आम्रपालिका, तो कुछ मगध की जनपद कल्याणी शालवती का परित्यक्त पुत्र मानते हैं, जिसका जीवन मगध के युवराज अजातशत्रु ने बचाया तथा कालांतर में अध्ययन के प्रति उनकी ललक से प्रभावित होकर सम्राट बिंबिसार से तक्षशिला अध्ययन के लिए भेजा था। उस समय भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर अवस्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी विद्वान आचार्यों के मार्गदर्शन में विद्या अध्ययन करते थे। किशोर वय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होने वाले विभिन्न गुरुकुलों में प्रवेश करते और अध्ययन समाप्त करने के पश्चात ली जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने अपने जनपदों में लौट जाया करते थे। विश्वविद्यालय में विशिष्ट एवं उच्च स्तरीय अध्ययन की व्यवस्था भी प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा अपने जनपद के गुरुकुलों अथवा आचार्य से प्राप्त कर यहाँ पहुँचते थे। प्रत्येक विद्यार्थी जिसे विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ वह राजा और रंग के विभेद से अवमुक्त धर्मशास्त्रों के अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्त विद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला, विधि शास्त्र आदि विषयों के अध्येता तक्षशिला में समुपस्थित थे। जीवक ने चिकित्सा शास्त्र के चर्चित आचार्य आत्रेय का शिष्यत्व ग्रहण किया। अध्ययन का समापन हुआ। तब आचार्य ने जीवक से कहा कि तक्षशिला में सर्वत्र भ्रमण करो और मेरे पास ऐसी वनस्पतियों को लेकर आओ जिसका उपयोग किसी भी औषधि के रूप में नहीं हो सकता है। जीवक कई दिनों भटकता रहा और निराश होकर अपने गुरु के पास लौट आया। उसे ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली थी। जीवक अपने अध्ययन के प्रति चिंतित हुआ, क्योंकि उसके साथी विद्यार्थी थैलियां भर भर कर वनस्पति लेकर गुरु के सम्मुख पहुंचे थे। एक विद्यार्थी तो बैलगाड़ी भरकर ऐसी वनस्पतियों को लाया था जिनका प्रयोग किसी औषधि के रूप में नहीं होता। आत्रेय ने अन्य विद्यार्थियों को छोड़कर जीवक को कंठ से लगा लिया और कहा कि जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब जगत का कल्याण करो। जगत का कल्याण करना कभी शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षितों का कर्तव्य हुआ करता था। तक्षशिला से मगध की ओर वह अपने अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी रोगी पर करना चाहता था। साकेत नगरी में उसे धनी श्रेष्ठी की पत्नी के विषय में ज्ञात हुआ कि स्त्री रोग से बहुत लंबे समय से पीड़ित। जीवक स्वयं श्रेष्ठी से मिला और निःशुल्क उपचार करने का उसे प्रस्ताव दिया। घृत में उसने अनेक ऐसी जड़ी बूटियों को सम्मिश्रित कर पकाया जिसकी जानकारी अपनी शोध से ज्ञात हुई थी। जीवक ने स्त्री को उत्तान लेटने के लिए कहा और नासा छिद्रों से औषधि डालने लगे। औषधि युक्त घृत कुछ देर में मुख से बाहर आने लगा। कुछ ही देर में स्त्री को अपनी कठिन रोग से मुक्ति मिल गई। वैद्य के रूप में जीवक की ख्याति यहीं से ही आरंभ। ग्रंथों में जीवक के द्वारा सम्राट बिंबिसार के भगंदर रोग, अवंती के राजा प्रद्योत के पांडु रोग आदि का उपचार करने का उल्लेख भी मिलता है। जीवक एक कुशल शल्य चिकित्सक बने। अनेक ऐसे कारण हैं जिसके लिए शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। उन्होंने वाराणसी जाकर मोक्षिका से पीड़ित एक रोगी की शल्य चिकित्सा की थी। वह ठीक से न तो भोजन कर पाता था, न ही मलमूत्र का निष्कासन सहजता से हो रहा था। जीवक ने उदर भाग में शल्य कर रोगी की उलझी हुई अंतड़ियों को खोल दिया था। जीवक की चिकित्सा का तरीका उनकी बुद्धिमत्ता और प्रयोग दक्षता की ओर इशारा करता है। एक चर्चित उदाहरण है, जब राजगृह का एक श्रेष्ठी उनके पास उपचार के लिए आया। वह भयावह सर दर्द से पीड़ित था। एक वैद्य के पास गया तो उसने कहा कि परिजनों को बुलाकर 6 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। वहाँ दूसरे वैद्य के पास गया
तो जांच के पश्चात उसने 4 दिनों की मृत्यु हो जाने की बात कही। भयभीत सृष्टि को जीवक के विषय में जानकारी हुई। जीवक ने परीक्षण किया और कहा कि ठीक हो जाओगे, लेकिन शल्य चिकित्सा करनी होगी। उसके उपरांत 7 मास तक दाहिने करवट, अगले 7 माह तक बाएं करवट और फिर 7 माह तान लेटे रहना होगा। श्रेष्ठी जीवन बचाने के लिए तैयार हो गया। जीवक ने उसे औषधि युक्त मदरा पिलाई और फिर चिकित्सा शैया पर बांध दिया। अब उसने सिर की त्वचा को काटकर कपाल में कुछ औजार डाले और 2 कीड़े जीवित अवस्था में बाहर निकले। उसने बताया कि यदि मस्तिष्क में ये कीड़े काट लेते तो मृत्यु निश्चित थी। अब बारी सृष्टि को विभिन्न अवस्थाओं में विश्राम प्रदान करने की थी, परंतु वह 7 दिवस में ही बेचैन हो उठा और करवट बदलने के लिए जिद करने लगा। जीवक ने उसके अगले 7 दिनों के बावजूद तान अवस्था में ला दिया और 21वें दिवस कहा कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। लेकिन 21 माह के स्थान पर केवल 21 दिन, यही उस श्रेष्ठी का भी प्रश्न था। इस पर जीवक ने कहा कि विश्राम के लिए विभिन्न अवस्थाओं में 21 दिवस की अवधि ही चाहिए थी। यदि वह पहले ही 21 दिवस बता देता तो संभव है श्रेष्ठी को 4 दिनों में ही बेचैनी होने लगती। यही किसी की भी मरीज का सामान्य मनोविज्ञान है। जीवक का यह उदाहरण इसलिए आधुनिक चिकित्सा शास्त्र इतिहास के इन पन्नों से किनारा कर आगे निकल गया है। मॉडर्न साइंस को यह बताते हुए शर्म आती है कि प्लास्टिक सर्जरी का तौर तरीका ऐसे ही किसी जीवक के माध्यम से कथित सभ्य समाज के हाथों लग गया था। हम मानसिक गुलाम लोगों के लिए प्राचीन ज्ञान, प्राचीन शिक्षा पद्धति, प्राचीन अन्वेषण, प्राचीन चिकित्सा पद्धति आदि मिथक हास्यास्पद। हम साइंस के आगे मॉडर्न लगाकर, शिक्षा प्रणाली को आगे आधुनिक लगाकर और सोच के प्रत्यय में प्रगतिशील जोड़कर इतिश्री कर लेते हैं। जीवक का उदाहरण हमारे आगे प्रश्न चिन्ह है कि शल्य चिकित्सा के जनक देश में क्यों चिकित्सा का विज्ञान आयातित करना पड़ रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली में ही कोई चूक रही होगी, तभी तो। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।